नमस्कार। आज हम ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई, उनके जीवन और असर पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं, मतलब जिसमें उन्हें लाखों लोगों की प्रेरणा, इतिहास बदलने वाला, यहाँ तक कि शून्य से शिखर तक पहुँचने वाला बताया गया है। हाँ, काफी प्रभावशाली वर्णन है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए उनकी जिंदगी और उनके असर को और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरुआत उनके शुरुआती दिनों से करते हैं। 1939 में मशहद में पैदाइश हुई, एक गहरे धार्मिक परिवार में। हाँ, माहौल काफी मजहबी था। फिर कोम और नजफ जैसे जो बड़े इस्लामी शिक्षा केंद्र हैं, वहाँ पढ़ाई की और आयतुल्ला खुमैनी के, कह सकते हैं, करीबी शागिर्द बन गए। जी, उनके मुरीदों में से थे। शाह के खिलाफ वो काफी सक्रिय रहे। इसी वजह से आप देखें कई बार जेल भी गए, यातनाएं सही, और 1981 में तो एक जानलेवा हमला हुआ उन पर। हाँ, वो हमला जिसमें उनका दाहिना हाथ। हाँ, जिससे उनका दाहिना हाथ ठीक से काम नहीं कर पाता। तो ये जो शुरुआती अनुभव थे, ये उनके बाद के जीवन के लिए कितने अहम रहे होंगे। बिल्कुल, ये शुरुआती संघर्ष, ये तकलीफें उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा बन गई, ऐसा लगता है। और फिर देखिए, इस्लामी क्रांति के बाद तो उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा। हाँ, वो कैसे? पहले तेहरान के जुम्मे के इमाम बने, फिर 1981 से 89 तक वो ईरान के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति भी रहे? जी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1989 में, जब आयतुल्ला खुमैनी की मौत हुई। उसके बाद उन्हें सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते भी हैं, कि उस समय वो वरिष्ठ मर्जा यानी सर्वोच्च धार्मिक न्यायविद नहीं माने जाते थे। ओ अच्छा, ये पारंपरिक तौर पे जरूरी समझा जाता था इस पद के लिए? हाँ, पारंपरिक रूप से जरूरी था। इसके लिए तो बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ा था, और ये कदम उस वक्त काफी विवादास्पद भी रहा। होते हुए भी सर्वोच्च नेता बनना, ये वाकई एक अहम मोड़ था उनके सफर में। और फिर सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपनी पकड़ कैसे मजबूत की? हाँ, देखिए, सर्वोच्च नेता बनने के बाद उन्होंने धीरे धीरे सत्ता के जो अलग अलग केंद्र हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत की। जैसे न्यायपालिका हो, मीडिया हो, या फिर सेना। खासकर जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन पर उनका नियंत्रण मजबूत हुआ। अच्छा। और इसके अलावा स्रोत एक और चीज का जिक्र करते हैं, सेताद। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संगठन है। सेताद? जी, सेताद, जो सीधे सर्वोच्च नेता के ही नियंत्रण में है और जिसके पास, कह सकते हैं, अकूत संपत्ति है। तो इन सब के जरिए उन्होंने जबरदस्त राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की शक्ति हासिल की। और उनकी जो नीतियां रही हैं, उनकी खासियत क्या रही है? जैसा कि स्रोत बताते हैं, मतलब पश्चिम को लेकर उनका कड़ा रुख तो काफी जाहिर है। साथ ही स्रोत ये भी बताते हैं कि अपने शासन के दौरान उन्होंने असंतोष को काफी सख्ती से दबाया है। हाँ, उसका जिक्र आता है, जैसे 2009 का ग्रीन मूवमेंट। बिल्कुल, ग्रीन मूवमेंट का जिक्र है। और अभी हाल में जो 2022 के महसा अमीनी वाले विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनका भी जिक्र है। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसको लेकर क्या रवैया रहा है? परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनका रवैया, कह सकते हैं, सतर्क लेकिन काफी दृढ़ रहा है। वो इसे ईरान का हक बताते रहे हैं। अच्छा, उनके नेतृत्व शैली के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? एक शब्द जिसका जिक्र बार बार आता है, वीरतापूर्ण लचीलापन। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये दिलचस्प है। वीरतापूर्ण लचीलापन या हीरोइक फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब है कि वो मूल इस्लामी सिद्धांतों पर, क्रांति के आदर्शों पर तो टिके रहते हैं। विचारधारा पर? हाँ, विचारधारा पर, लेकिन जरूरत पड़ने पर, मतलब व्यावहारिक या सामरिक स्तर पर कुछ लचीलापन दिखाने से या कुछ कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाते। जैसे कभी कभी पश्चिमी देशों से बातचीत करना। अच्छा। श्रोता इसे उनकी लंबी सियासी पारी का, इतने वक्त तक टिके रहने का एक राज मानते हैं। उनका व्यक्तित्व वैसे तो अक्सर आरक्षित और एक विद्वान जैसा दिखता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो बेहद चतुर माने जाते हैं। और शायद इसी चतुराई ने उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में भी एक अहम खिलाड़ी बनाया। स्रोत हिजबुल्लाह और सीरिया में असद शासन जैसे जो प्रॉक्सी समूह हैं, उनके समर्थन का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीय प्रभाव उनकी विदेश नीति का एक केंद्रीय तत्व रहा है। हिजबुल्लाह हो, सीरिया में असद सरकार हो, यमन में हुती हो, इराक में शिया मिलिशिया हो, इन ईरान समर्थित गुटों के जरिए उन्होंने मध्य पूर्व में ईरान का दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है। ये उनकी एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है, जैसा विश्लेषण बताते हैं। अब वो अपनी उम्र के 80वें दशक में है। जाहिर है उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चाएं तो चल ही रही होंगी। हाँ, ये सवाल अब ईरान में एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है और स्रोत भी इस पर ध्यान दिलाते हैं। उनके बेटे मुज्तबा का नाम भी सुनने में आता है कभी कभी। जी हाँ, उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई का नाम संभावित उम्मीदवारों में लिया जाता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है।
देखिए, उनकी विरासत को लेकर ईरान के अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह काफी बहस है। अच्छा, किस तरह की बहस? जो उनके समर्थक हैं वो उन्हें मुश्किल वक्त में, जैसे युद्ध, प्रतिबंध, इन सब के बीच देश को संभाले रखने का श्रेय देते हैं। तो दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो मानव अधिकारों के हनन और राजनीतिक स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाते हैं। तो कुल मिलाके हमने आयतुल्ला खामेनेई के सफर को देखा, मतलब एक विपक्षी की भूमिका से ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने तक का उनका सफर। सत्ता का केंद्रीकरण, उनकी प्रमुख नीतियां और तमाम आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद उनका दशकों लंबा प्रभाव, जैसा कि इन स्रोतों में सामने आता है। जी बिल्कुल, उनका शासनकाल काफी लंबा और घटनाओं से भरा रहा है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। जरूर। जैसा कि इन स्रोतों में उनके इतने लंबे और जटिल शासन का वर्णन है, आपको क्या लगता है भविष्य के इतिहासकार जब उनकी विरासत का मूल्यांकन करेंगे तो किस एक पहलू पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे? क्या वो उनकी राजनीतिक दृढ़ता होगी, या उनका क्षेत्रीय प्रभाव, या फिर उनके शासन का ईरान के समाज पर जो असर पड़ा वो होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। उनकी विरासत यकीनन कई परतों वाली है और इतिहास से कैसे याद रखेगा ये देखना दिलचस्प होगा।